All right, friends. So now we are talking about the wetlands, coastland, and ocean-related news that has featured in the past 1 year and some concepts as well. So we are talking about the High Seas Treaty. So Union Cabinet, why it was in the news, it approved the signing of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement or High Seas Treaty. So what are the high seas? So if you remember the UNCLOS वाला जो हमारा डिस्कशन था उसमें मैंने बताया था कि हाई सीज जो है, these are all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea, or in the internal waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state. यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया था कि 12 NM तक जो है नॉटिकल माइल्स तक आपका क्या रहता है, टेरिटोरियल सी रहता है. देन आई टोल्ड यू दैट 24 नॉटिकल माइल्स इट इज योर कंटिगुअस जोन. एंड देन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इन द 12 टिल द 12 नॉटिकल माइल्स, यू हैव ऑल द sovereignty. This is your water, this is your territorial water. And after that what happens, आफ्टर दैट उसके बाद जो है आपका ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है वहां तक आप, इट इज द योर सोल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन क्या यहां से दूसरे शिप्स प्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस. द शिप्स कैन प्लाई. इनोसेंट राइट ऑफ समथिंग, देर इज समथिंग विच इज नोन एज द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज. ओके. सो यूएनसीओएलएस का डिमार्केशन हमने देखा था टेरिटोरियल सी में, कंटिगुअस जोन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और उसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है दैट विल बी योर इंटरनेशनल वाटर और दी हाई सीज विच आर कंसिडर्ड एज ग्लोबल कॉमन्स, और मैनकाइंड का एक कलेक्टिव हेरिटेज की तरह इसको देखा जाता है. And but when I say it is a global common, I mean it belongs to no one and everyone enjoys equal right here. You can traverse the seas without anybody stopping you, subject to certain regulations that you are going to follow. Okay. उसके बाद let us talk about the BBNJ agreement. So what is this? Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement. So this is agreement on conservation and sustainable use of marine biological diversity, which falls beyond your national jurisdiction. And this is an international treaty under the UNCLOS. तो ये किसके अंदर है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी के अंदर है. इट विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट अंडर UNCLOS. इसके पहले कौन कौन सा इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट था? पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट, जिसमें एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज जो है वो हमें देखने को मिला था. उसके बाद UN फिश स्टॉक अग्रीमेंट. दिस इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेटरी फिश स्टॉक. तो ये होता क्या था, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ. अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था कि चाइना जो है ना, इट इट हैज गॉन नियर द अर्जेंटीनियन वाटर्स. मतलब अर्जेंटीना के जो वाटर्स है ना उनसे थोड़ा सा बाहर है. इट इज इन द इंटरनेशनल वाटर बट इट इज नियर द अर्जेंटीनियन कोस्ट इन द साउथ अटलांटिक ओशन. नाउ व्हाट इज चाइना डूइंग? चाइना इज ओवर फिशिंग. वहां जाके क्या कर रहा है, बड़े बड़े जो टैंकर्स हैं उनको लेके गया है और वहीं पर एक सिटी जैसा, ऑन फ्लोटिंग सिटी बसा लिया है जो परमानेंट है. मतलब वहां पर परमानेंटली एक चाइनीज, आप कह सकते हो, फिशिंग बेस बन गया है. एंड उसके वजह से अर्जेंटीना का ये कहना है दैट द चाइनीज विल एम्प्टी आउट द साउथ अटलांटिक ओशन विद द रेट दे आर फिशिंग. ओके. सो ये जो है अर्जेंटीना ने बहुत सारे फोरम्स में उठाया है दैट अर्जेंटीनियन फिशरमैन के लिए ये किसी भी टाइप का फिशेस छोड़ ही नहीं रहे. सो इज इट ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर? द आंसर इज नो. वाई? बिकॉज चाइना इज एक्सप्लॉइटिंग ए ग्लोबल कॉमन्स. ओके. चाइना क्या कर रहा है, ग्लोबल कॉमन्स का सस्टेनेबल यूज नहीं कर रहा है. सो ये जो हमारा BBNJ एग्रीमेंट है, इसका अडॉप्शन कब आया था? कैन एनीबडी टेल मी? इसका अडॉप्शन आया था 2023 में. And it is open for signature for 2 years. It will be an international legally binding treaty. 91 countries have signed and 8 parties have ratified it. तो ratification का मतलब सभी को पता है. Once you sign it, you show your intent. साइन करने से आपका अप्लाई नहीं होता है. Once you sign an agreement, you show your intent towards that agreement.
And then what happens? You come back to your country and you formulate certain laws, amend certain laws, make certain rules, and then ratification happens. So, Ministry of Earth Sciences will spearhead the BBNJ agreements, okay, implementation in India. और क्या यूएनसीएलओएस की अगर मैं बात करूं, इंडिया पार्ट है यूएनसीएलओएस का? द आंसर इज यस, यूएनसीएलओएस का पार्ट है। क्या यूएसए है? द आंसर इज नो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट अ पार्ट। व्हाई? बिकॉज इट हैड सर्टेन रिजर्वेशन रिगार्डिंग द, yes, it had certain reservation regarding the sea mining. Okay. और यूएनसीएलओएस का कोई एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन का विच हैज बीन मेड वाया द यूएनसीएलओएस? इट इज आईएसए, द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, which is located in Kingston, Jamaica, which gives you licenses for deep sea exploration. इंडिया जो है उसको भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और बॉक्साइट वगैरह जो है उसको एक्सप्लोर करने का लाइसेंस यहीं से मिला है। सो की प्रोविजंस ऑफ बीबीएनजे एग्रीमेंट अगर हम देखें, सो एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग हाई सीज, यहां पर जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी वॉरशिप मिलिट्री एयरक्राफ्ट। और ये किस पे है? हाई सीज और ऐसे एरियाज विच इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन। जैसे अभी हमने चाइना की बात की, तो चाइना कहाँ जा रहा है? चाइना अपने होम कंट्री से इतना ज्यादा दूर साउथ अटलांटिक ओशन में जा रहा है, एंड वहां जाके इन दैट एरिया इट इज ओवर फिशिंग, इट इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम देयर। सो इस टाइप के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है उसको कर्ब करने के लिए हम ये देख रहे थे। ओके। Only part 2, that is dealing with the marine genetic resources, applies to any government vessels in non-commercial service. इसके साथ साथ this treaty establishes a conference of parties, COP, जो हर important protocol में हमें देखने को मिलता है, scientific and technical body, clearing house mechanism, which has open access, centralized platform, information related to this BBNJ, subject matter committee and financial mechanism, जिसमें voluntary trust fund वगैरह रहता है for the protection and for the maintenance of biodiversity beyond national jurisdiction. What are the four substantive elements of BBNJ? Marine genetic resources, which includes the fair and equitable sharing of benefits. So no country must claim or exercise sovereignty over MGRs of ABNJ. मतलब इसका मतलब है कोई भी कंट्री जो है क्लेम नहीं कर सकता है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर्स का मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है ये मेरा है। ओके। और इट बिलोंग्स टू मी। और ये जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज मैकेनिज्म है, इट कंसिडर्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच इज एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एज वेल। मेजर्स सच एज एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है। एबीएमटी जो है आपका एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल, इट एस्टैब्लिशेस वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। और लार्जेस्ट इंटरनेशनल एमपीए क्या है? रॉस सी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए मैपिंग में। ये जो रॉस सी है ये कहाँ लोकेटेड है? ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है। आपसे चार ऑप्शन दे सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, एंड इट कैन आस्क यू। तो इसमें इसमें जो है आपको रॉस सी में अंटार्कटिका में टिक करना है। ओके। कोरल ब्लीचिंग की बात करते हैं, तो इंडिया में कोरल्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान इज ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर इट्स कोरल डाइवर्सिटी। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा, अरेबियन सी में, लक्षद्वीप आइलैंड में आपको ये जो है मिलेगा। और ये जो है रिसेंटली देयर हैज बीन वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है फ्रेंड? कोरल ब्लीचिंग होता है आपका पीएच में चेंज आता है, एसिडिफिकेशन होता है ड्यू टू ओशन एसिडिफिकेशन। और ओशन एसिडिफिकेशन क्यों होता है? Why does the ocean acidification happen? Because of excess carbon dioxide in the atmosphere. Okay. So Lakshadweep Island, it is made up of coral atolls and it is at significant risk. ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, ब्लीचिंग में अपना जो एल्गल बॉडी है उसको इजेक्ट कर देता है। आपके जो कोरल है ना उससे एल्गल बॉडी को इजेक्ट कर देता है। और एल्गल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोरल्स में जो है दे लिव इन सिम्बायोसिस। ओके। तो एल्गल बॉडी को इजेक्ट कर देता है तो वो उसका स्लो डेथ स्टार्ट हो जाता है और फिर उसका डिसकलरेशन हमें देखने को मिलता है। इट इज नॉट मियरली द डिसकलरेशन, इट इज बेसिकली एल्गल बॉडीज को जो है आप इजेक्ट कर रहे हैं।
Bleaching is seen across almost all species like Acropora muricata, Poritus cylindrica in the Kavarati Islands. तो कावरती क्या है? कावरती isn't it the capital of लक्षद्वीप? लक्षद्वीप जो है उसका कैपिटल कावरती है. Yes. Species that are often more stress tolerant, such as Poritus lutea and Pavona variants, they have also begun to bleach in Lakshadweep. तो आपसे यूपीएससी ऐसे बोल सकता है, Acropora, Poritus, Pavona are ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी कोरल्स, ऑप्शन सी समथिंग समथिंग, ऐसे करके. तो आंसर विल बी व्हाट? कोरल्स. गल्फ ऑफ मन्नार. So the live coral cover in the Gulf of Mannar has decreased from 37% to 27.3%. तो ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है, इस एरिया में, ये जो राम सेतु वाला और श्रीलंका से कनेक्ट करने वाला एरिया है, वहां पर हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर और एक एनिमल है जो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है. गल्फ ऑफ मन्नार जो बे है, उसमें एक एनिमल प्रोटेक्टेड है, उसका नाम है ड्यूगोंग, सी काउ. ओके. तो सी काउ या ड्यूगोंग जो है, यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टेड है. गोवा में भी कोरल ब्लीचिंग देखने को मिला है. सो व्हाट आर कोरल्स? दे आर इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड निडेरिया. ओके. निडेरियंस जो होते हैं, ये बेसिकली उसमें आता है कोरल्स. सो दे आर जनरली क्लासिफाइड एज हार्ड कोरल, जिनके पास एक रॉक लाइक कैलकेरियस स्केलेटन होता है, या तो फिर अगर नहीं होता है तो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट कोरल्स. कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलिप्स of hard corals which establishes symbiotic relationship with microscopic algae जिसका नाम होता है zooxanthellae. सो आप समझते हैं अब क्यों प्रॉब्लम है अगर एल्गल का इजेक्शन हो जाता है फ्रॉम द पॉलिप्स. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सिम्बायोटिक रिलेशन एंड हो जाएगा एंड देन इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द कोरल. तो ये जो जूजैंथल है, ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है कोरल्स को, इसीलिए ब्लीचिंग के समय में ये एल्जी जो है, ये इजेक्ट हो जाता है. ओके. ग्रोथ कंडीशन फॉर कोरल रीफ्स: वार्म 23 to 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सॉल्टी वाटर होना चाहिए, क्लियर शैलो मरीन वाटर विद स्टेबल टेम्परेचर एंड अबंडेंट सनलाइट होना चाहिए. अगर कहीं से भी, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंड द राइज इन द सी सरफेस टेम्परेचर, इट कैन लीड टू द कोरल डिस्कलरेशन एंड इट कैन लीड टू द कोरल डेथ. यस, इट कैन हैपन. और क्या हो सकता है? अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो कोई वेदर फेनोमेना इंक्रीज होगा. द आंसर इज यस, साइक्लोन्स बनेंगे. साइक्लोन्स का एक प्राइमरी रॉ मटेरियल क्या है? हाई सी सरफेस टेम्परेचर. ओके. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रीफ? सो दे आर ऑफन कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन. सो कोरल रीफ को क्या कहा जाता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है, ड्यू टू इट्स हाई बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी, and it supports around 25% of the marine life. It minimizes storm impact, it promotes tourism, and also it acts as कार्बन सिंक. किसकी तरह काम करता है ये? कार्बन सिंक की तरह काम करता है. कोरल ब्लीचिंग: सो व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय चेंजेस इन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स, ये अपना सिम्बायोटिक एल्जी को क्या करते हैं? एक्सपेल कर देते हैं. तो इनका जो जूजैंथिल है, उसका अगर एक्सपेल एक्सपेल हो जाता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर लॉस हो जाता है. सो इसीलिए हम कहते हैं कोरल ब्लीच हो गया. आप ब्यूटी पार्लर अगर जाते हैं तो वहां पर बोलता है ना, भैया ब्लीचिंग करा लो या दीदी ब्लीचिंग करा लो. तो ये जो ब्लीचिंग होता है क्या? डिस्कलरेशन होता है आपका जो बालों में. ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग मतलब बालों से जो है आपका कलर हटा के और उसको जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर मिल जाता है, डिस्कलरेशन उसका करा देते हैं. ओके. लेकिन ये दिस इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल. ओके. दिस इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल. सो ओशन एसिडिफिकेशन, this is not desirable. Extreme low tides, pollution, increased ocean temperature, biological invasions, ये सारी चीजें जो है, they are not desirable for the corals. और लीगल क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है? एक्ट्स लाइक कोस्टल रेगुलेशन जोन issued under the EPA, Environment Protection Act. Coral species are listed under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Coral Reef Recovery Project, मीठापुर. सो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मरीन नेशनल पार्क, वहां पर कोरल रीफ का रिकवरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज सक्सेसफुली रिस्टोर्ड कोरल रीफ इन द गल्फ ऑफ कच्छ.
और वहां पर क्या यूज करते हैं, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। सो बायो रॉक टेक्नोलॉजी 2022 प्रीलिम्स में आपको पूछा गया था। ओके, सो 2022 प्रीलिम्स में दिस वाज आस्क्ड, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। तो ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट इज दिस बायो रॉक टेक्नोलॉजी? तो बेसिकली जो है आप क्या करते हैं इसमें जो है, यस, तो इसमें क्या करते हैं, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट जो है सी वाटर में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं इनटू हार्ड स्ट्रक्चर्स, और उसके वजह से रीफ जो है उसको रिस्टोरेशन में हेल्प मिलता है। उससे क्या मिलता है, रीफ का जो रिस्टोरेशन में हेल्प मिलता है। तो आपने देखा है अक्यूमुलेशन, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वाटर से जब इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा तो अक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स होता है, तो वही बायो रॉक टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं। दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन 2022 प्रीलिम्स। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के बारे में। इट वाज फाउंडेड इन 1994, और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूएनसीबीडी, दैट इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, उसमें इंडिया मेंबर था, आईसीआरआई का मेंबर बना था। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट्स, ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ बैंक ऑफ कोरल्स इन एक्वेरियम्स अक्रॉस यूरोप। और उसके साथ साथ कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म, इट वाज क्रिएटेड बाय द G20। और आर्टिफिशियल रीफ्स जो है उसको डिप्लॉय किया गया है रामेश्वरम तमिलनाडु में। और दीज आर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विच आर यूज टू रिहेबिलिटेट और इम्प्रूव द नेचुरल हैबिटेट। इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया, रॉक्स, सिंडर ब्लॉक्स, वुड्स, ओल्ड टायर्स, लाइमस्टोन। और ये जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इज प्रोमोटिंग इट अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नाउ इसमें आपको समझना होगा आर्टिफिशियल रीफ का काम क्या है, एनी आइडिया? आर्टिफिशियल रीफ का ये काम है, क्योंकि कोरल रीफ जो है ना उसमें बहुत सारे एनिमल्स दे कॉल इट देयर होम। और एनिमल्स जो है प्रीडेटर से सेफ रहते हैं व्हेन दे लिव इनसाइड द कोरल रीफ। ओके, जब वो कोरल रीफ के अंदर रहते हैं तो प्रीडेटर से सेफ रहते हैं, तो उनका इनडायरेक्टली उनके नंबर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इफ द कोरल रीफ्स दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, देयर विल बी नो प्लेस फॉर दीज स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल कंज्यूमर्स टू बी seen. Okay, they will be seen very easily, and that is why artificial reef जो है सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। सो रामसर साइट जो है, ओके, सो अभी 89 साइट्स हो चुके हैं। देर आर टोटल हाउ मेनी साइट्स? एज ऑफ मार्च 2025 देर आर 89 साइट्स। और अभी जो है रिसेंटली, ये जब का जो PT 365 जब ही का है वो 85 उस समय था। सो उसमें देखते हैं कि न्यू वेटलैंड्स जो है कौन कौन से थे, और भी वेटलैंड्स ऐड हुए हैं 4 एक्स्ट्रा, उसको हम लोग अलग डॉक्यूमेंट से कर लेंगे। सो नागी या नकती बर्ड सेंचुरी बिहार में ऐड हुआ है। सो बिहार का एक क्वेश्चन आया था, कवर ताल और कवर झील, जिसमें बूढ़ी गंडक रहता है, 2023 प्रीलिम्स में इन्होंने पूछा था। सो नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरी बोथ आर मैन मेड reservoir formed via the Nagi Dam and the Nakti Dam, and they feature dry deciduous forest. और नागी जो है, इट लाइज इन द गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, बट इट हैज अ लैंडस्केप विच इज सिमिलर टू द डेक्कन प्लेटू, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन important बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया by बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज, इट्स एन एनजीओ और ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन एनजीओ। ओके, इंटरनेशनल लास्ट में लिखा रहता है, तो इट इज ए एनजीओ। नंजारियन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। सो विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स होता है? तो दैट इज तमिलनाडु, 20। देर आर 20 साइट्स इन तमिलनाडु। सो प्लीज रिमेंबर, तमिलनाडु में जो है 20 साइट्स जो है टोटल है आउट ऑफ 89। So Nanjarian Bird Sanctuary, Nanjarian Lake is a large shallow wetland, and this is named after King Nanjarian. It depends on heavy rainwater flow from Nalar drainage. Then you have Kazu Valley Bird Sanctuary, brackish shallow lake located on the Coromandel coast, and this is north of Pondicherry. It is connected to Bay of Bengal by the brackish Upukali Creek and Yadaya Nathitu estuary. It lies in the Central Asian flyway of migratory species. Then you have the Tawa Reservoir. So it is located in Madhya Pradesh inside the Satpura Tiger Reserve.
और ये जो है ये कन्फ्लुएंस ऑफ तावा एंड देनवा रिवर जो है वहां पर आपको मिलता है। और बॉर्डर्स सतपुरा नेशनल पार्क एंड द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। What are wetlands? These are area of land that is saturated with water. These are transitional zones, हम जैसे इसको बात कर रहे थे इकोटोन की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। और वेटलैंड जो है इट शुड मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया लाइक रेगुलेटरी सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स और कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? wetlands they cover only 6% of earth's surface but they support 40% of the global biodiversity. They function as its kidney of the earth. तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी जो होता है वो क्या करेगा, आपका जो है वेस्ट को डायलिसिस करेगा, फिल्टर करेगा। उसी तरीके से ये जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वेटलैंड के, ये अब्सॉर्ब करते हैं हैवी मेटल को और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को। 2022 प्रीलिम्स जो है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि व्हाई दे आर कॉल्ड द किडनीज ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? वेटलैंड्स आर किडनीज, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर व्हाट? लंग्स ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होता है, तो लंग्स का काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ओके, तो वो हम हमारा जो है एक तरीके से लंग्स में जो ऑक्सीजन आ रहा है इट इज थैंक्स टू मेजर पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन वगैरह करता है। रामसर कन्वेंशन क्या है? ये ईरान में था रामसर 1971 में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। इट्स एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। इंडिया बिकेम ए पार्टी इन 1982। लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डालता है। अगर आप रामसर के मेंबर बनते हैं एज अ कंट्री, so you need to do what? How many wetland has to be nominated? One, minimum one जो है, एक ना एक रामसर साइट आपको जो है बनाना होगा अपनी कंट्री से। Wetlands in the Ramsar list meet at least one of the 9 criteria, or contracting parties are expected to manage their Ramsar site to manage their ecological character. Then you have the Montreux record. इसमें क्या होता है? Montreux record होता है, Montreux record. So these are the Ramsar site where changes in ecological characters they have occurred or are occurring or likely to occur as a result of technological development, pollution. So these are basically Ramsar sites which are on the verge of problem, having problems, okay, in the sphere of conservation. So उसमें हमारे कंट्री से दो हैं, लोकटक लेक है, केवलादेव नेशनल पार्क। इट्स नॉट अ डिजायरेबल लिस्ट टू बी इन। इसके पहले चिलिका भी था, इसके पहले क्या था? चिलिका भी था। तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, एज ऑफ नाउ 20 है। उत्तर प्रदेश के पास सेकंड नंबर पे 10 के करीब है इसके पास। सो वेटलैंड्स इन न्यूज कौन कौन है? पैंगोंग लेक है। व्हाट इज पैंगोंग सो? पैंगोंग सो जो है आपको पता है व्हाई इज इट इन न्यूज? बिकॉज चाइना जो है ना, चाइना के साथ हमारा ये शेयरिंग है। चाइना इसको आधा जो है उसको क्लेम करता है और उसको रखता है भैया, और हम जो है 25%, 30% जो है वो लेते हैं। पैंगोंग लेक आपका 3 इडियट्स मूवी जो है उसमें ये दिखा था। इट्स एन एंडोरेइक लेक। एंडोरेइक लेक मतलब इट्स अ लैंड लॉक लेक। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त एंडोरेइक का? व्हाट डज एंडोरेइक मीन? क्या कोई इसमें रिवर वाटर जाता है? एंडोरेइक लेक का मतलब होता है इट हैज नो नेचुरल आउटलेट टू द सी और ओशन। ओके, इसका मतलब क्या है? वाटर इसका कैसे लूज होता है? प्राइमरली थ्रू इवापोरेशन और ग्राउंड वाटर। इज देयर एनी फिश इन इन द पैंगोंग लेक? जनरली अगर मैं बात करूं कि इसमें कोई रिवर जो है आपका नहीं आ रहा है या ये कहीं बाहर नहीं जा रहा है, सो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ब्रैकिश वाटर है ये। ओके, ये जो है आपका ब्रैकिश वाटर है। तो इंडियन साइड ऑफ पैंगोंग लेक पे कोई किसी भी तरीके का, इंडियन साइड ऑफ पैंगोंग लेक पे किसी भी तरीके का आपको नहीं दिखेगा फिश। लेकिन टिबेटन साइड में जैसे जाइएगा तो वहां थोड़ा फ्रेश वाटर आउटलेट्स आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको जो है ट्राउट्स वगैरह, आपको क्रैक बेलीड फिश वो दिख जाएंगे। बट इंडियन साइड जो है इट इज वेरी वेरी, आप ऐसे कह सकते हो ब्रैकिश, और बहुत माइक्रो वेजिटेशन कुछ है, लेकिन देयर आर नो फिश और एक्वेटिक लाइफ। कुछ स्मॉल क्रस्टेशियंस मिल जाएंगे लेकिन ऐसे कोई इंडियन साइड में नहीं है। यस, इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक।
1/3 of the lake lies in India. There is no aquatic life in India, Indian side of Pangong. It changes color at different times and it is not a part of the Indus River Basin. ये जो है इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है. कवरताल, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023. ये जो है कन्फ्लुएंस ऑफ गंडक, बिया और कारे रिवर पे बनता है. तो बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक रिवर जो है उस पे ये आपको दिखेगा. ओके, तो ये यूपीएससी जो है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ था, उसने गंडक पूछा था आंसर बूढ़ी गंडक गंडक. बट मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो दे वेंट विद गंडक, ये कह के कि व्हाट इज द डिफरेंस, है ना. लेकिन डिफरेंस यूपीएससी ने माना था इसमें. अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूँ. 2023 में बूढ़ी गंडक था. 2024 में, एक साल के बाद, आपको उसी एरिया का रिवर के बारे में पूछ लिया था. उसी एरिया के रिवर के बारे में पूछ लिया था, याद है. कोसी, और कोसी के बाद कौन सा रिवर होता है जो हम लोग को वो करना है, यस, गोमती घाघरा गंडक कोसी वाला. तो वो कर दिया था. तो ये जो है ना, ये बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेंड्स, 2-3 साल का ट्रेंड्स जो है उसको आप ध्यान में रख के आगे बढ़े. ठीक है. Then Sundarban mangroves, it is world's largest mangrove ecosystem. This is part of the Man and Biosphere Reserve. It is also part of the UNESCO uh, World Heritage Site Program. It was named after the species Heri Tierra fomes, which is also known as Sundri in Bengali. Okay. Yes. Or it is located on the world's largest delta of the Ganges, Brahmaputra and Meghna River. कौन कौन से एनिमल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर? कौन कौन से एनिमल मिलेंगे? फिशिंग कैट, बंगाल टाइगर, है ना, क्रोकोडाइल, सो ऑल दीज थिंग्स. ओके, यहाँ पर मिलेगा. ओके, पैंगोंग लेक, एक क्वेश्चन है कि पैंगोंग लेक का चेंजिंग कलर का मतलब क्या है. ये बेसिकली सन और वेदर कंडीशन की वजह से जो सन का एंगल चेंज होता है, सो वहां पर आपको ब्लू, ग्रीन और रेड जो है उस तरीके से दिखता है डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर में. ओके, सो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन बेसिकली. ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट. राइट. उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में. वी हैव द पुलिकट लेक. इट इज लोकेटेड एट द आंध्र आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु border. It is the second largest brackish water lake in India after Lake Chilika in Odisha. Sriharikota Island, it separates the lagoon from the Bay of Bengal. श्रीहरिकोटा क्यों फेमस है? इसरो का कुछ होता है वहां से. श्रीहरिकोटा, यस, इस इसरो का जो है आपका लॉन्च बेस है. रॉकेट लॉन्च, रॉकेट है, नॉट मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्च जो है वहां से होता है. इट फेड मेनली बाय द रिवर्स कलंगी एंड अरानी. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इट सपोर्ट्स लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ फ्लेमिंगोस. ये क्या करता है? लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ फ्लेमिंगो जो है उसको सपोर्ट करता है. United Nations Water Convention Spring Initiative. So, United Nation backed network Principles for Responsible Investment has launched Spring, which is a new initiative to halt or reverse nature loss by 2030. और ये, it is supported by a coalition of 200 investors who manage a combined 15 trillion in assets. तो ये 15 ट्रिलियन अवेलेबल होगा क्या? नहीं, ये इनका टोटल नेटवर्थ है. तो बकवासी है एक तरीके से. जब तक वो पैसा आपके पास आए नहीं तब तक तो ये बकवास है ना. मैं बोल रहा हूँ कि 10 टीचर्स आ गए एक साथ में, है ना, और उनके पास 50 करोड़ है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो 50 करोड़ का कोचिंग में अपना डालेंगे. इस तरीके से नहीं होता. ठीक है. तो ये जो है स्प्रिंग, ये इनिशिएटिव क्या है? ये बेसिकली नेचर को जो है, जो लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करने के लिए. बट हाउ सक्सेसफुल इट इज वी विल नो लेटर ऑन. Shallow aquifer management, SAM. So SAM pilot models, they were recently launched in Telangana. What is SAM? It is a sustainable urban water management technique. It involves drilling shallow water borewells to pump out water. And it is part of the Amrut scheme of the Ministry of Housing and Urban Affairs. Now, what is Amrut? This is important. ये जो आपका अमृत स्कीम है, इट इज पार्ट ऑफ द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए है. नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, NAQUIM, aims to characterize aquifers and develops plans for groundwater management. और ये जो सैम है ना,
आपका शैलो एक्विफर मैनेजमेंट, ये जो लेयर्स होते हैं विच आर अंडरनीथ, दे आर रिचार्ज ड्यूरिंग रेनफॉल कॉजिंग राइज इन द वाटर टेबल, तो उसी को मैनेज करना है। फिश मिप इनिशिएटिव जो है, ये बेसिकली क्या है, फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। अभी रिसेंटली इसने क्या कहा है, एक्सप्लॉयटेबल फिश बायोमास जो है, इट हैज डिक्लाइन बाय 10%। ओके, इट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क फिश मैप ऑफ मोर देन 100 मरीन इकोसिस्टम मॉडलर्स। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल नेटवर्क है ये, इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ 100 मरीन इकोसिस्टम मॉडलर्स एंड रिसर्चर्स। और ये किसके साथ वर्क करता है, फाओ के साथ वर्क करता है, टू बेसिकली अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। What are the terms and news related to this? So plankton crash हमें देखने को मिला. What is plankton crash? तो Noctiluca scintillans जो है, it's a type of phytoplankton which turns into a red color when in large numbers. It experienced a crash. तो ये कहीं और आपने सुना है, bioluminescence सुना है आपने? Have you guys heard about this phenomena called bioluminescence? जो आपके मरीन एनिमल्स होते हैं, कुछ मरीन एनिमल्स दे कैन ग्लो, है ना, बीचेस पे रहते हैं. रेड टाइड सुना है? रेड टाइड, यस. तो रेड टाइड्स किसके वजह से होता है, एनी आइडिया? जो आपका रेड टाइड्स होता है, वो आपका किसके वजह से होता है? यस, ब्लू टाइड होता है. तो रेड रेड टाइड जो होता है, उसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम कहते हैं, जहां पर सर्टेन एल्जी, जिसमें एक एल्जी होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स. एक एलजी क्या होता है, एक एलजी होता है आपका डाइनो फ्लैजिलेट्स होता है. ओके, सो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये प्लैंकटन जो है, इसका क्रैश हमें देखने को मिला है. सो दीज पिगमेंट्स देन स्टिक टू रॉक एंड द सी फ्लोर एंड दे फॉर्म अ बायोफिल्म लेयर विच कॉजेज द रेड टाइड्स. प्लैंकटन क्रैश क्यों हो रहा है? It is due to a lack of nutrients and lack of CO2 in the earlier part of the production cycle. तो ये किसके वजह से है, lack of nutrients या lack of CO2? This is not a good news. And plankton may also die later in the cycle due to sudden change in water quality. मैंने plankton के बारे में आपको एक चीज बताया था कि plankton is a very good carbon sink or not. जब कार्बन ले लेता है प्लैंकटन अपने अंदर, देन इट डाइज एंड देन इट गेट गोज टू द बॉटम ऑफ द ओशन. और फिर बॉटम ऑफ द ओशन में कार्बन आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से सीक्वेस्टर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. सो उसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन का जल्दी मरना, इट्स नॉट गुड न्यूज. ओके, व्हाई? बिकॉज इट इट हैज अ वेरी बिग इकोसिस्टम सर्विस जो है, ये हमें देता है. यस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में उसके साथ साथ क्या करता है, डीएमएस प्रोड्यूस करता है. डीएमएस किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त? डाइमिथाइल सल्फाइड. It is important for cloud formation. Okay. It is important for what? It is important for cloud formation. Then you have gape limitation. What is gape limitation? So it is concept and ecology that refers to the physical constraint on the size of prey that a predator can consume. So यहाँ पर जो है, ये फूड वेब को शेप करने में, एडाप्टेशन को ड्राइव करने में, प्रीडेटर प्रे के बैलेंस को चेंज करने में होता है. सो गेप लिमिटेशन जो है, क्या वो एनाकोंडा और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स होते हैं, उसका ज्यादा होगा या कम होगा? आपने देखा है एनाकोंडा एक पूरे डियर को या पूरे बफेलो को खा जाता है, और उसके बाद 6 महीने तक वहीं बैठा रहता है, 4 5 6 महीने तक उसको जो है डाइजेस्ट करने के लिए. वो आपने देखा होगा. तो ये जो है बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट. ओके, सो स्मॉल प्रीडेटर्स कैन ओनली ईट स्मॉल प्रे while big predators they can eat the big prey. Megafauna, it describes animal above a certain weight threshold. Megafauna may be classified based on their dietary type as mega herbivores, which are plant eaters, mega carnivores, which are meat eaters, and mega omnivores who eat both plants and meat. तो ये सिंपल है, जैसे कार्निवोर होता है, ओमनिवोर होता है और हार्बिवोर होता है, लेकिन ये एनिमल्स 50 किलो से ऊपर होते हैं. Anthropogenic pressure on megafauna since the late Pleistocene have resulted in dramatic losses, especially in the mega herbivore and mega carnivore species population. Some extinct megafaunal species कौन कौन से हैं? woolly mammoth, saber toothed tiger, giant sloth.
सो ये इसका कुछ न्यूज है क्या, वुली मैमथ और इन सब के बारे में, डोडो के बारे में? सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन द कमिंग डेज व्हाट वी कैन सी इज दैट रिसरेक्शन ऑफ दीज एनिमल्स वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जैसे वुली मैमथ जो है, उसके डीएनए जो हमने रिट्रीव किया है फ्रॉम द कोल्ड एरिया, तो डीएनए ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, और उसको रेप्लिकेट करके और उसका इंसेमिनेशन करके किसमें, एक फीमेल एलिफेंट में डाल के हम पैदा करना चाहते हैं। और इनिशियली जो है वो वुली मैमथ जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसको परफेक्ट करना चाहते हैं मल्टीपल जनरेशन्स में। जैसे डोडो जो है, यस, डोडो भी निकोबारी पिजन जो है, उसमें इंसेमिनेट करके हम उसके डीएनए से और उसमें इंसेमिनेट करके निकालेंगे, तो पहले क्या वो डोडो की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा। फॉर द फर्स्ट फ्यू जनरेशन, फॉर द फर्स्ट 10-20 जनरेशन, वो जो है नॉर्मल निकोबारी पिजन की तरह दिखेगा, लेकिन विथ एवरी सक्सेसिव जनरेशन वी विल बी परफेक्टिंग द लुक। ओके। Then stromatolites, what are stromatolites? So they refer to a range of microbial communities that are associated with layers of rock. They are partially responsible for the great oxygenation event, which change the composition of our atmosphere by introducing oxygen. तो ये जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनिशियली जो है ऑक्सीजन जो लिवेबल है अर्थ को कौन बनाता है? यही माइक्रोबियल कम्युनिटीज बनाती है। And they are typically relegated to extreme environmental niche, and thus they are found rarely and are sparsely scattered around the globe. Recently, the first discovery of living shallow marine stromatolites was made in the Red Sea. तो रेड सी कैसा होता है? सॉल्टी है या थोड़ा सा फ्रेश वाटर है? Is it salty or is it fresh water? It is very salty. Why? Because no major streams, no major rivers empties into it. The second reason is evaporation. Very high level of, very high level of evaporation happens because of sun being overhead in that area. Environmental DNA, eDNA, it's an organismal DNA that is released in the environment from cellular material, which is shed by organism, जैसे skin वगैरह है, जो आपका स्किन वगैरह स्नेक्स जो है रिलीज करता है, एक्सक्रीमेंट जो होता है, एक्सक्रीटा जो रिलीज होता है, और उससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल डीएनए जो है वो आपका सराउंडिंग में रिलीज किया जाता है। इट इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज एंड असेस द बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम। और ये जो है बेसिकली eDNA अप्रोच इज रिलायबल एंड एक्यूरेट एंड कैन बी डन एट अ लो कॉस्ट मेथड। स्पेसिएशंस क्या होता है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। स्पेसिएशन, इट्स अ लीनिएज स्प्लिटिंग इवेंट। मतलब क्या होता है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म है, उसके पॉपुलेशन में अचानक से जो है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वो नए स्पीशीज में बन जाते हैं। इट कुड बी ड्यू टू आइसोलेशन, ड्यू टू सम इवेंट, जैसे फ्लड आ गया, जैसे कुछ दूसरा चीज आ गया, तो उसके वजह से जो है आइसोलेशन हो जाता है। और इसमें जो है किस किस टाइप का स्पेशिएशन होता है? स्पेशिएशन का बेसिक मतलब होता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज। So allopatric speciation, so new species, they are formed from geographically isolated population. Peripatric, new species formed from small population isolated at the edge of a larger population. Parapatric, new species are formed from a continuously distributed population. Sympatric, they are formed from within the range of the ancestral population. It can happen even when population live in the same area without geographical barrier. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि सेम एरिया में रह रहे हैं, कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, बट एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दे मॉर्फ्स इनटू अ न्यू स्पीशीज। ओके, सो एशियाटिक लायंस एंड बंगाल टाइगर्स, they have coexisted for so long in the subcontinent. Why? Because of sympatric speciation. Okay, तो ancestry जो है उनका सेम है, लेकिन अब जो है क्या टाइगर और लायन एक दूसरे के साथ मेट करके एक जेन्युइन ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सो स्पीशीज का, व्हाट इज द स्पीशीज का क्या रहता है? स्पीशीज का ये रहता है, अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं, दे कैन क्रिएट ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बायोलुमिनेसेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, एंड दिस लाइट इज रिलीज फ्रॉम एंजाइम कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें दो केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, लूसीफेरिन
एंड लूसीफेरेज और फोटोप्रोटीन। ओके, सो या तो लूसीफेरिन और उसके साथ में लूसीफेरेस या फोटोप्रोटीन रहेगा। सो बायोलुमिनेसेंस ब्लू से रेड लाइट के बीच में हो सकता है। स्पीशीज एग्जिबिटिंग बायोलुमिनेसेंस: स्पॉन्जेस, जेलीफिश, हैचेटफिश, वॉर्म्स, सी वॉलनट, फायरफ्लाइज। What is the function of bioluminescence? Counter illumination. So camouflage against predatory animals. तो ये जो है predatory animals जो है उसको उसके अगेंस्ट में camouflage कर सकता है। तो बायोलुमिनेसेंस सबसे पॉपुलर कहाँ देखा होगा आपने? आपने उसमें देखा है, व्हाट डू यू कॉल दैट, जिस जो स्टिंग करता है आपको बीचेस पे? बीचेस पे आपको जेलीफिश स्टिंग करता है, तो जेलीफिश में देखा है बायोलुमिनेसेंस? यस। Factory farming, it refers to a system of raising livestock and poultry in high density facility under controlled condition. और उसके वजह से क्या होता है, फैक्ट्री फार्मिंग की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज चिकन वगैरह जो है आपका डिस्ट्रेस्ड वे में और बहुत ज्यादा गंदे इन्वायरमेंट में जो है, अनक्लीन इन्वायरमेंट में, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में, जिसके वजह से बहुत सारा प्रोटोजोआ एंड ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. So zoonotic diseases, environmental degradation, all these can happen. Woody encroachment, it is the increase of tree and shrub cover and is widespread across most ecosystem. It entails the conversion of open habitats to habitats with greater tree cover. और इसका क्या ये अच्छी बात है? हम तो कहेंगे ना कि अच्छी बात है, ग्रेटर ट्री कवर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नेटिव ग्रासलैंड जो है, बर्ड्स उनके हैबिटेट जो ग्रासलैंड और सवाना है उस पे इम्पैक्ट हो रहा है. ओके. Green water and blue water. So green water, it refers to moisture in soils and vegetation. It is part of the hydrological cycle. कैसे जाता है water? Process of transpiration. Transpiration जो है जिससे plants lose करती है अपना water. So यही चीज हमने क्या पढ़ी थी, जो desert plants होते हैं, they have modification to prevent excess transpiration, है ना? Thorny leaves, स्केली लीव्स, ये सारी चीजें होती है उनमें. उससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो है स्लो हो जाता है या प्रिवेंट हो जाता है, और जो वाटर है वो रिटेन हो जाता है. ओके. वुडी इंक्रोचमेंट कैन बी ह्यूमन इंड्यूस्ड और इट कैन बी नेचुरल एज वेल. Blue water is about encompassing surface and groundwater. It is found in lake, rivers, and reservoir. Blue water is recharged by precipitation. Okay. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज के बारे में. तो अभी बहुत एक न्यूज में क्या चल रहा है, साइट्स चल रहा है. तो इंडिया ने जो है अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसको 2022 में, आफ्टर 50 ईयर्स, उसको जो है चेंज किया है. और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड. इट इज एन इंटरनेशनल बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट टू इंश्योर इंटरनेशनल ट्रेड इन specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने डिफरेंट, इसमें क्या देखा था, अपेंडिसेस होते हैं. उसमें अपेंडिक्स 1 जो है, स्पीशीज दैट आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, और उसका इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. व्हाट डू आई मीन बाय कमर्शियल ट्रेड? कमर्शियल ट्रेड मतलब आप जैसे लायंस है, टाइगर्स है, उसको शेक्स वगैरह रखते हैं ना दुबई वगैरह में, सऊदी में, तो दैट इज बैंड. लेकिन एक जू से दूसरे जू में भेजना, इस टाइप की चीजें करना, ओके, ये सारी चीजें जो है आपकी यहां नहीं होती है. Appendix 2, species are not currently threatened, but they may become so without controlled trade. So trade requires an export permit और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट. तो इसमें ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इमीडिएट थ्रेट में नहीं है, बट दे कैन बिकम थ्रेटेंड. सो उसके लिए एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. इसमें नो इम्पोर्ट परमिट इज जनरली नीडेड. अपेंडिक्स 3 में स्पीशीज दैट आर लिस्टेड एट अ पार्टीज रिक्वेस्ट. तो होता क्या है, किसी किसी कंट्री में पर्टिकुलर एनिमल सेक्रेड होता है या पर्टिकुलर एनिमल इज एट अ डिक्लाइन, लेकिन दूसरी कंट्रीज में उसका पॉपुलेशन अबंडेंट होता है. सो इट इज नॉट बेसिकली पोजिटेड इन द अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2. लेकिन अगर साइट्स का कोई सिग्नेटरी है, वो रिक्वेस्ट कर दे, तो उसको अपेंडिक्स 3 में डाला जा सकता है. सो इसके ट्रेड के लिए यू रिक्वायर appropriate permits or certificates. There are 184 member. India is also a member. So India changed its entire WPA 1972 schedule
टू अकोमोडेट द साइट्स, लीग जो उसका लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है. It was drafted in 1963 following an IUCN resolution and it came into force in 1975. Okay. साइट्स का रिपोर्ट्स क्या होता है? साइट्स रोजवुड्स ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, ये दोनों जो है ये साइट्स प्रोड्यूस करता है. IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सो इट्स अ फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोकस करता है नेचर कंजर्वेशन पे. इट वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1948. मेंबरशिप गवर्नमेंट्स होती है, एनजीओज होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होती है. ये क्या करता है? प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट आर द की इनिशिएटिव? IUCN ग्रीन लिस्ट होता है, recognizes the effective conservation area, World Conservation Congress, which is a global platform for conservation dialogue. Then nature based solution, NBS. Again, this is something UPSC can ask. Nature based solution किसका होता है? IUCN का होता है. And it uses nature to tackle challenges like climate change. इसके रिपोर्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्त? इसके रिपोर्ट जो होते हैं एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन. सो इट एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन. एग्रीकल्चर, इसके रिपोर्ट में क्या लिखा गया? 34% ऑफ द स्पीशीज आर डायरेक्टली थ्रेटन्ड बाय द एग्रीकल्चर, और which species? Those which are assessed on the IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. इसके पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम नॉट इवेलुएटेड, डेटा डेफिशिएंट. उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी? लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल. ओके, देन वी टॉक नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड. उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड फाइनली एक्सटिंक्ट. तो ये सारा जो है क्लासिफिकेशन इसके अंडर जो रेड लिस्ट है उसमें हम देखते हैं. ओके. देन दे आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट विच इवैल्यूएट्स प्रोटेक्टेड एरिया इफेक्टिवनेस. देन नेचर बेस्ड सोल्यूशन, एनबीएस याद रखिएगा IUCN से रिलेटेड है. नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज विच प्रोमोट्स नेचर इन क्लाइमेट सोल्यूशन. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, कहां पर इसका हेडक्वार्टर्स है? ग्लांड में है, स्विट्जरलैंड. इट्स एन इंटरनेशनल व्हाट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या करता है? इट बेसिकली डेवलप और डिलीवर करता है इनोवेटिव सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज, वाइल्ड लाइफ एंड प्लेसेस इन विच दे लिव. WWF इंडिया क्या है? इट्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट. और ये इनिशियली किस नाम से आया था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके नाम से आया था. बाद में इसका नाम बढ़ा के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर कर दिया गया था. अर्थ आर, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अर्थ आर जो है WWF का है. इट्स अ PYQ एज वेल. सो जेनेसिस कब हुआ था? 2007 में. इट स्टार्टेड एज ए लाइट्स ऑफ मूवमेंट इन सिडनी. और हर साल जो है इसको मार्च में हम मनाते हैं, और कंट्री के लोकल टाइम में 1 घंटा जो है लाइट को ऑफ किया जाता है. ओके. अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में. सो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये कहां से आया था? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इज ए पेरिस अग्रीमेंट रिक्वायरमेंट. सो 2015 में आपने देखा था कि पेरिस अग्रीमेंट जो है उसमें हमें अपना एनडीसी देना है. सो इज एनडीसी वॉलेंट्री और इज इट कंपल्सरी? सो इसका जो इसको वॉलेंट्री, इसका जो अटेनमेंट है वॉलेंट्री है, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन, दैट इज समथिंग विच इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री हु आर सिग्नेटरी टू द पेरिस अग्रीमेंट. तो इसका पब्लिकेशन इज कंपल्सरी, लेकिन वॉलेंट्री क्या है? इसका जो अटेनमेंट है वो वॉलेंट्री है. जो जो आप कहेंगे उसमें वो वॉलेंट्री है. और हर बार जब नया आप एनडीसी पब्लिश करते हैं तो उसमें क्या होता है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इट हैज टू बी इंक्रीमेंटल, और आपका एम्बिशन दिखाना चाहिए. ईच पार्टी टू द पेरिस अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन एनडीसी, और उसको हर 5 साल में अपडेट करना. इंडिया ने अपना पहला एनडीसी 2015 में डाला था, एंड इट वाज अपडेटेड इन 2022. क्वांटिटेटिव टारगेट्स फॉर 2030 हम देखते हैं. तो प्रीवियस एनडीसी में इंडिया ने क्या कहा था? एमिशन इंटेंसिटी हम 35% तक घटाएंगे. अब इंडिया कह रहा है हम 45% तक घटाएंगे.
इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, इंडिया पहले 40% पे था, अब वो बोल रहे हैं हम 50% पे आ जाएंगे। और वी हैव ऑलरेडी अचीव 43.81%। क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक, तो हम 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उतना वो सिमिलर है इस बार के एनडीसी में। और उसके बाद इंडिया ने लाइफ जो है, मास मूवमेंट लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, सो दिस इज पेट प्रोजेक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या करना चाह रहे हैं, 1 बिलियन लोग जो है उनका ये चेंज करना चाह रहे। ओके, ये जो है 1 बिलियन लोग का लाइफस्टाइल अक्रॉस द वर्ल्ड ये चेंज करना चाह रहे हैं। इंडिया पंचामृत, सो इंडिया कमिटेड 5 क्लाइमेट एक्शन एज पंचामृत इन COP26 विच was held at Glasgow। और इंडिया जो है 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी इट विल अचीव बाय 2030। It will meet 50% of its energy requirement from renewable energy by 2030. It will achieve the target of net zero emission when 2070 तक net zero emission हम लोग रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितना हम emit करेंगे उतना हम absorb कर लेंगे। Reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030, and reduction of total projected carbon emission by 1 billion ton from now to 2030। India's long-term low carbon development strategy LTLCDC, ये जो है आपका UNFCCC में सबमिट करना होता है। और इंडिया जो है उसने 2022 में सबमिट किया था, विच मेंशंस दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड। कितना पैसा इंडिया कैलकुलेट कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया ने क्या कहा है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उतना हम लोग उतना इंडिया को नीड है टू रीच इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स के बारे में। सो UNFCCC COP29 कहाँ पर ये हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। सो COP आपको पता है, इट्स द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCCC, हर साल इसका मीटिंग होता है। 2025 में कहाँ होगा, बेलेम ब्राजील में होगा, नवंबर में। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ बाकू UNFCCC? सो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस और बाकू फाइनेंशियल गोल, ये हमें देखने को मिला था। अब हमने 100 बिलियन से जो है 300 बिलियन जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया है कि हम 300 बिलियन एनुअली जो है कमिट करेंगे टू फाइट क्लाइमेट चेंज। और एडिशनल 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है उसको हम मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि इवन द कंट्रीज विच आर डेवलपिंग दे कैन ऑल्सो एक्सेस हैव एक्सेस टू फंड्स। कार्बन मार्केट और आर्टिकल 6 फाइनलाइज हुआ था। सो इट फाइनलाइज द रूल्स फॉर आर्टिकल 6 विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। फाइनली जो है ये कार्बन मार्केट जो है इट केम टू द कंक्लूजन। उसका जो है द पार्टीज दे अग्रीड टू द फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन मार्केट, जिसको इनिशियली पेरिस एग्रीमेंट में हमने देखा था। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए दे वांटेड। उसके साथ साथ इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जिसको क्या कहेंगे, ETF। ओके, ये आपका हमें यहां देखने को मिला था। अडेप्टेशन, सो इट लॉन्च द बाकू अडेप्टेशन रोड मैप एंड द बाकू हाई लेवल डायलॉग ऑन अडेप्टेशन। इट एस्टैब्लिश्ड ए सपोर्ट प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, इसको इंपॉर्टेंट है ये, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। व्हाट इज दिस, indigenous peoples and local communities? So this adopted the Baku work plan and renewed the mandate of the facilitative working group of the local community। तो ये याद है आपको, IPLF जो है आज के डेट में हर जगह ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिल रहा है। IPLF हमने वहां भी पढ़ा था, UNCBD में भी पढ़ा था, याद होगा आपको। यस, ओके। और ये जो है आपका फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप FWG was established at COP24 in Katowice to further operationalize this। जेंडर और क्लाइमेट चेंज पे भी काफी यहाँ पर काम हुआ था। सो लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, तो लीमा कब हुआ था, याद होगा आपको, 1 साल पहले, पेरिस के 1 साल पहले जो है वी हैड द पेरू में जो है हमारा लीमा का
वर्क प्लान हुआ था, वहां पर हमने सीओपी मनाया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यस। और उसके बाद जो है हमने क्या देखा कि 10 साल के लिए और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। What are the deadlocks which are still there? There is a deadlock on mitigation work program. So divisions in Baku was there over fossil fuel का role. Okay. उसके बाद with the global stock take assessment becoming a point of controversy. So what is this global stock take? ये basically, अगर ये फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक कहां पर हमें देखने को मिला था कंक्लूड होते हुए, दुबई में। और इसमें हुआ क्या था, ग्लोबल स्टॉक टेक में हुआ क्या था, बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग इज कि ये हम देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये पेरिस एग्रीमेंट में एस्टैब्लिश हुआ था। हम देखना चाह रहे हैं कि कलेक्टिव प्रोग्रेस कितना हुआ है कंट्रीज का टुवर्ड्स अचीविंग देयर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स। और ये हर 5 साल में, एवरी 5 इयर्स जो है आपका, ये ग्लोबल स्टॉक टेक होगा। और ये देखेगा कि कितना एफर्ट हो रहा है ताकि 2 डिग्री सेल्सियस तक हम जो है सेंचुरी के एंड में रोक सके इन्वायरमेंट को, जो क्लाइमेट को, जो उसका टेम्परेचर है बढ़ने से। ओके। So key initiative declaration launched at COP29, reducing methane from organic waste declaration. So it was launched by UNEP's Climate and Clean Air Coalition. So this is a PYQ actually. UNEP का जो Climate and Clean Air Coalition है, CCAC. This is actually a previous year question which UPSC has asked. Okay. देन ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड्स प्लेज, ये जो है COP29 प्रेसिडेंसी ने लॉन्च किया था। कौन था हु वाज हैविंग द प्रेसिडेंसी? इट वाज अजरबैजान। ओके, अजरबैजान जो है। एंड इट सेट्स टारगेट फॉर 2030 डिप्लॉय 1500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द पावर सेक्टर ग्लोबली, which is more than 6 times the level of 2022. Then green energy pledge, green zone and corridors. It aims to promote green energy zone for tackling climate change. और ये COP29 presidency in partnership with UNIDO, UNECE, and UNESCAP. Now this is important. You can write in your theme sheet as well. UNIDO, UNECE, and UNESCAP. Okay, UNESCAP. हाइड्रोजन डिक्लेरेशन आया था अगेन बाय COP29 प्रेसिडेंसी, accelerate production and use of clean hydrogen, and it is non-legally binding document. बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। सो ये पार्टनरशिप विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था। और इसमें क्या करना था, फंडामेंटल रोल ऑफ फार्मर्स को हम एज एजेंट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा ना कि जैसे फार्मर्स है तो बहुत सारे जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं, दे आर नॉट इन लाइन। ओके, दे आर नॉट इन लाइन विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर्स, स्पेशली जैसे पैडी फील्ड्स है, मीथेन का बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो सोर्स है। सो उसका मैनेजमेंट करना इट इज इंपॉर्टेंट। देन क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF, ये अजरबैजान जो है उसने लॉन्च किया था टू सपोर्ट क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, मीटिंग द नेक्स्ट जनरेशन NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू कीप विद द 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जैसे अजरबैजान ने CFAF डाला था जिसमें बेसिकली वो कुछ पैसा अपने तरफ से कुछ पैसा रेज करेगा, उसी तरीके से ऑल्टेरा याद है, इसके पहले दुबई में ऑल्टेरा फंड जो कि UAE ने लॉन्च किया था $250 बिलियन का, उसमें 30 बिलियन अपने तरफ से दिया था। तो हर साल जब भी जो प्रेसिडेंसी होती है, जैसे इंडिया का जब टाइम आएगा, व्हेन इंडिया विल हैव इट्स प्रेसिडेंसी, तो इंडिया जो है वो भी कुछ कमिट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, एज द होस्ट। इट विल कमिट सम मनी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। Baku Initiative for Climate Finance, Investment and Trade, Big Fit Dialogue. So this is in co-facilitated by UN Trade and Development and UNDP, United Nations Development Program. और ये जो है बेसिकली नेशनल एम्बिशंस वगैरह और एक्शंस जो है उसको डायलॉग्स के थ्रू, उसको जो है बातचीत के थ्रू आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओके। तो ये सारे जो है इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेक्लेरेशन हमें देखने को यहाँ मिले थे। और इंडिया का क्या था एट COP29? सो इंडिया क्लैरिफाइड इट्स क्लाइमेट नेगोशिएशन स्टैंस एट UNFCCC COP29। और वहां पर इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट है उसको क्या कहा? ओके, इंडिया ने क्या कहा कि ये अब हमारा जो है एक तरीके से हमारा कमिटमेंट जो है वो क्लियर है। एंड इट प्रपोज्ड ए गोल ऑफ $1.3 ट्रिलियन एनुअली
under its NCQG with 600 billions coming from grants or equivalent resources. तो इंडिया ने क्या कहा कि हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है. एंड इंडिया अपोज चेंजेस टू द स्कोप ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम्स एंड अटेम्प्ट्स टू ऑल्टर द टेम्परेचर गोल इन द पेरिस एग्रीमेंट. सो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया बोलता है कि सबसे पहले तो हम सीबीडीआर पे रहेंगे. ओके, सीबीडीआर पे रहेंगे. So India asserted that developed countries should provide financial and technological support. So this was India's stance, and it opposed the follow-up mechanism for global stock take. Okay, so India ने क्या कहा कि यहां पर भी जो है इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो है उसमें डिफरेंस हो बिटवीन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड वर्ल्ड. ओके, उसके साथ साथ हमने जो है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद सीडीआरआई, वी फोकस्ड ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. और उसके साथ साथ सिड्स जो है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, उनके लिए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया था. लीड आईटी मीट, इट वाज को होस्टेड विद स्वीडन. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए. सीडीआरआई इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ लीड आईटी मीट्स आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने स्वीडन के साथ को होस्ट किया था. और उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन विद ग्लोबल साउथ, ये हमने किसके साथ किया था? आईएसए के साथ किया था. बेसिकली दिस वाज ए स्पॉटलाइट सोलर एनर्जीज रोल इन डेवलपिंग नेशंस एनर्जी शिफ्ट. तो आईएसए जो है ये किसका बेबी है? कहना इसे इंडिया का बेबी है ये, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. यस, ये आपका गुरुग्राम में इसका ऑफिस है. ओके, ऑल राइट. सो ये जो है आपका, दिस इज योर यूएनएफ ट्रिपल सी जो बाकू में हुआ था. ओके, ओके. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 6. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आर्टिकल 6 जो है ये बेसिकली पेरिस अग्रीमेंट में आया था, लेकिन अभी तक जो है इस पे बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे थे. और आफ्टर अ डिकेड ऑफ नेगोशिएशंस दे हैव बीन फाइनलाइज्ड इन बाकू. तो COP 29 में इसको इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है. सो ये आर्टिकल 6 करता क्या है? ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर कंट्रीज टू कोऑपरेट इन अचीविंग देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. ओके, एनडीसी जो है. और थ्रू कार्बन मार्केट्स इट कंसिस्ट ऑफ टू मार्केट बेस्ड एंड वन नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच. तो ये क्या रहता है इसमें? दो मार्केट बेस्ड अप्रोच है और एक नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच है. ओके, सो मार्केट बेस्ड अप्रोच में क्या है जो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कार्बन ट्रेडिंग सबसे पहले आपने कहाँ सुना था? आपने क्योटो प्रोटोकॉल में सुना था? क्योटो प्रोटोकॉल में हमने क्या क्या सुना था? हमने सुना था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और फाइनली कार्बन ट्रेडिंग. यस, हर कंट्री का कोटा होता था, हमने देखा था. और मैंने बताया था कि हर कंट्री जो है अपना कोटा अगर यूज कर लेगी तो इट कैन गो एंड गिव मनी टू अदर कंट्री विच हैज द कोटा. ओके, सो इन दिस आर्टिकल 6 मार्केट बेस्ड अप्रोच जो कि आपका पेरिस एग्रीमेंट में हमने देखने को मिला था, उसमें फर्स्ट मार्केट बेस्ड अप्रोच. सो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन. सो ट्रेडिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स. सो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि आपने जो है अच्छा काम किया एज अ कंट्री मिटिगेशन के लिए, एंड यू हैव सरप्लस. ओके, आप जो है आपके पास एक सरप्लस कह सकते हो कि यू कैन एमिट मोर, यू कैन पोल्यूट मोर, बट यू आर नॉट पोल्यूटिंग. सो आप क्या कर सकते हो उससे? यू कैन मेक अ मनी, और आप उस कंट्री को बेच सकते हो, उस कंट्री से पैसा ले सकते हो जिसका जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट है. ओके, और आर्टिकल 6.4 में देर इज अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. तो दो टाइप के मार्केट बेस्ड अप्रोच है. वन इज योर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच एंड वन इज व्हाट योर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच. और इसको क्या कहा गया है? पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म. और ये क्या करता है? एक सेंट्रलाइज्ड ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाता है, और ये बेसलाइन और क्रेडिटिंग मैकेनिज्म देखता है. सिर्फ नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या है? ये नॉन मार्केट अप्रोच है टू प्रमोट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. सो नो ट्रेडिंग ऑफ एमिशन रिडक्शन इज इन्वॉल्व. और इसमें जो है मोर देन वन पार्टी एक साथ आके काम करेगा. तो ये होता क्या है कार्बन ट्रेडिंग का? अगर मैं बहुत बेसिक में आपको बताऊं, अगर आपको मैं कार्बन ट्रेडिंग बहुत बेसिक वे में बताऊं, तो सपोज देर इज अ कंट्री ए एंड देन देर इज अ कंट्री बी. और कंट्री ए के पास सर्टेन क्रेडिट्स हैं, लेट अस से 10 क्रेडिट्स हैं, और इट कैन फॉर एवरी क्रेडिट इट कैन एमिट 100 टन्स ऑफ CO2.
कंट्री बी के पास भी 10 क्रेडिट्स हैं, एंड इट कैन एमिट फॉर एवरी क्रेडिट 100 टन्स ऑफ CO2. नाउ व्हाट हैपेंड दैट कंट्री ए इज अ वेरी फास्टली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्री, और बहुत ज्यादा वहां पोल्यूशन हो रहा है, सो इट यूज्ड अप ऑल इट्स क्रेडिट्स, whereas कंट्री बी इट ओनली यूज 7 क्रेडिट्स, उसके पास 3 बचे हुए हैं और वो ज्यादा यूज नहीं करने वाला है. सो कंट्री ए कैन गिव मनी टू कंट्री बी एंड टेक दीज क्रेडिट्स टू इटसेल्फ. तो ये बी क्रेडिट जो है, बी के पास जो क्रेडिट है एक्सेस पड़ा हुआ है, वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा ए को, और फिर जो है ए 3 into 100 टन्स और ज्यादा वो कर सकता है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक बेसल लेवल अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं. ओके. सो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू द कार्बन ट्रेडिंग? So scope of participation in Kyoto Protocol is limited to the developed countries, whereas Paris Agreement it is inclusive of all countries. क्योटो प्रोटोकॉल में जो अडेप्टेशन फंडिंग है, इट जो शेयर ऑफ प्रोसीड्स है वो कहाँ से आता है, क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म प्रोजेक्ट से आता है. सो मैंने आपको बताया था CDM और JI होता है. क्या क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन. CDM किसके बीच होता है? CDM इज बिटवीन ए Annex 1 कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री, और जो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन है वो दो Annex 1 कंट्री के बीच में हम देखते हैं. ओके. पेरिस एग्रीमेंट जो है, 5% ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम आर्टिकल 6.4 ट्रांजैक्शन इज एलोकेटेड टू अ ग्लोबल अडेप्टेशन फंड. तो एक ग्लोबल अडेप्टेशन फंड होगा जिसमें दूसरे कंट्रीज जो है उसको भी हम इसमें से पैसा देंगे. और मार्केट का स्कोप कहाँ है? CDM और JI में है इन क्योटो प्रोटोकॉल, वेरस पेरिस एग्रीमेंट इट कंबाइंस मार्केट बेस्ड एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच. ओके. और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल, इट अलाउज द यूज ऑफ ओल्डर क्रेडिट फ्रॉम इनएक्टिव प्रोजेक्ट्स एज वेल. जो प्रोजेक्ट्स एक तरीके से खत्म हो गए हैं या उस प्रोजेक्ट का इनएक्टिविटी चल रही है, वहां कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, वहां के भी क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं अंडर क्योटो प्रोटोकॉल. वेयर इज इन पेरिस एग्रीमेंट आपका लेगेसी क्रेडिट्स जो है, पुराने जो एक्टिविटी से आपका क्रेडिट्स आया है, उसको आप यूज नहीं कर सकते. सिर्फ आप 2013 के बाद वाला ओनली पोस्ट 2013 क्रेडिट्स यू कैन यूज. ओके. सो दिस इज योर carbon trading under Article 6 of the Paris Agreement. So, this is a very important topic that we are seeing here. Climate finance, this is also important. So, climate finance के लिए हमने बात की थी इससे पहले, लॉस एंड डैमेज फंड. ये कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन COP27 शार्म एल शेख, और COP28 में इसको क्या किया गया था, ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था. और ये किसके लिए है? इट इज फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड. Why in news? So developing countries are disappointed with the enhanced new collective quantified goal NCQG. अभी जस्ट हमने पढ़ा, इंडिया जो है NCQG में $1.3 ट्रिलियन जो है, वो कह रहा था कि उसको उतना चाहिए, $1.3 ट्रिलियन की जरूरत है. सो दिस NCQG इट वॉज प्रपोज्ड एट COP21 फॉर सेटिंग ए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल आफ्टर 2025. तो अब जो है बेलेम में होगा, उसके बाद हमें रिव्यू करना पड़ेगा. इट विल बी 10 years सिंस द पेरिस एग्रीमेंट. ओके. सो इसमें हमने क्या किया था कि 100 बिलियन इनिशियली था NCQG. उसके बाद बाकू में हमने क्या कहा कि अब हम 300 बिलियन जो है उसको ट्रिपल कर देंगे. ओके. सो आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इट मैंडेट्स डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डेवलपिंग नेशंस. Okay. So 90% of climate finance it goes into mitigation action, or 94% of existing climate investment is either through debt or equity. मतलब loans के थ्रू या equity के थ्रू हम दे रहे हैं. और दूसरा दूसरा क्या है, UNFCCC के अंदर क्या क्या फिनेंस मैकेनिज्म है? लॉस एंड डैमेज फंड है. COP27 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ऑपरेशनलाइज दुबई में किया गया 1 साल के बाद. देन यू हैव द ग्रीन क्लाइमेट फंड. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन COP16 फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू मोबिलाइज $100 बिलियन by 2020 to support the developing countries. Adaptation fund है. This was established in 2001 to finance concrete adaptation projects uh, in developing countries. उसके बाद स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है. अगेन इसको 2001 में COP7 में एस्टैब्लिश किया गया था. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, GEF जो है इसको करता है. GEF को कौन करता है? वर्ल्ड बैंक. ओके. वर्ल्ड बैंक इज द ट्रस्टी.
Least Developed Countries Fund, LDCF. So it was established in 2001 to assist the least developed country parties. और ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कौन होंगे? अफ्रीकन कंट्रीज, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो आपके एलडीसी में आ जाते हैं। ओके, सो ये सारा जो है आपका क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। अब व्हाट अबाउट द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? सो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में, ड्यूरिंग द ईव ऑफ द रियो अर्थ समिट। थोड़ा सा पहले, रियो अर्थ समिट के थोड़ा सा पहले जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन गवर्निंग बॉडी इज द जीईएफ काउंसिल। और ये 5 कन्वेंशंस का जीईएफ जो है, 5 कन्वेंशन का ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिसमें यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, और मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। यूपीएससी क्या पूछ सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से किसका नहीं करता है। जीईएफ इज नॉट, इट्स नॉट द फाइनेंस प्रोवाइडर, और इट्स नॉट द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर विच ऑफ द कन्वेंशन। तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीईएफ ट्रस्टी इज द वर्ल्ड बैंक। इंडिया इज अ मेंबर। वॉशिंगटन डीसी में जहां वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, वहां पर इसका सेक्रेटेरिएट है। What are the key initiatives? Small grants program to support the community led initiatives. Then least developed countries fund. It supports adaptation projects in vulnerable nation. Planet Gold. It aims to reduce mercury use in artisanal and small scale gold mining. ये मैंने कल बताया था आपको मीना मार्टा वाले क्लास में। ये हमने किसका पढ़ा था? यूएनईपी का पढ़ा था। प्लैनेट गोल्ड इन घाना, प्लैनेट गोल्ड इन बुर्किना फासो। ओके, ये क्या कर रहा है? बेसिकली 37% आर्टिजनल और स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग से जो है आपका पोल्यूशन निकलता है। ओके, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। ब्लू नेचर अलायंस, इट कंजर्व्स ओशन एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो ये 5 इनिशिएटिव है इसका, और 5 कन्वेंशन को ये जीईएफ जो है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म सर्व करता है। ओके, सो व्हाट इज द अंटार्कटिका ट्रीटी? आर्कटिक काउंसिल मैंने पढ़ा दिया था क्लास में। अंटार्कटिक ट्रीटी क्या होता है? तो ये 1959 में 12 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। इंडिया इट्स अ कंसल्टेटिव पार्टी, इट्स नॉट ए, ओके, इट्स नॉट अ फुल फुल फ्लेजेड मेंबर, एक कंसल्टेटिव पार्टी है। और इट इज बेसिकली एप्लीकेबल टू एरिया साउथ ऑफ द 60 डिग्री लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। और इसका की प्रोविजन क्या है? अंटार्कटिका शैल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेज ओनली। इट्स अ ग्लोबल कॉमन की तरह हम ट्रीट करते हैं। और यहां पर किसी भी तरीके का माइनिंग, न्यूक्लियर एक्शन, डंपिंग, वेस्ट डंपिंग नहीं होगा। सो अंटार्कटिका शैल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेज ओनली, फैसिलिटेट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन, और प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन अंटार्कटिका। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? सो इंडिया ने दक्षिण गंगोत्री 1983 में डाला था। अभी जो है 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती, 2012 में आया था। अंटार्कटिक एक्ट हमने बनाया है विच रीअफर्म ट्रीटी कमिटमेंट। याद होगा आपको, लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था दैट अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हैं वहां पर, तो आपको 150 करोड़ रुपए की सजा है, 150 करोड़ रुपए। सो वी वर वंडरिंग कि कौन फोड़ेगा, किसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा, फिर वो जाके कोई प्राइवेट पार्टी फोड़ देगा, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 150 करोड़ जो है वो लगा देगी। सो अडानी के हाथ में या अंबानी के हाथ में आ जाएगा, ऐसा हमने बात की थी। सो अदर एफर्ट्स टू सेव गार्ड अंटार्कटिका, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील। सो दिस इज इंडिपेंडेंट अंटार्कटिक सील्स के प्रोटेक्शन के लिए। देन कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, जो इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी, तो ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है, जिसमें अंटार्कटिक ट्रीटी जो है उसके एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन हम देख रहे हैं, और ये इंडिया ने 1991 में साइन कर रखा है। ओके, so let us just quickly look at the other initiative in news. So Climate Technology Center and Network, दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन कोपेनहेगन, और ये 2014 में एस्टैब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी जो है, इसको देखता है। क्या करता है ये? प्रमोट करता है ट्रांसफर ऑफ इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी फॉर लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, सो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम अनवील्ड द क्लाइमेट प्रॉमिस 2025। तो इसमें बेसिकली क्या करना है? इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन देयर क्लाइमेट एक्शन
एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफर ऑफ सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज ऑन देयर एनडीसी। तो ये कह क्या रहा है, आप एनडीसी बनाइए, हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे, वी विल गिव यू मनी, वी विल गिव यू सपोर्ट। ओके। देन ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, सो यूनेस्को जो है इट हैज लॉन्च दीज टूल्स अंडर द ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, जिसमें ग्रीनिंग करिकुलम गाइडलाइंस और न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है जीएसक्यूएस, ऑप्शन ए टेरी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऐसे करके। सो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड किसका पार्ट है, ये आपका यूनेस्को का पार्ट है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव कंप्राइजिंग 80 मेंबर स्टेट्स एंड इट सपोर्ट्स कंट्री टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस बाय हार्नेसिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ एजुकेशन। ओके। Then you have the climate policy initiative. So it was released during the COP29. It is an independent, not-for-profit organization, और it was founded in 2019, 2009 सॉरी। सो ये जो सीपीआई है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, इसने क्या लॉन्च किया था, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024। तो व्हाट वाज चेंजेस वाज देयर इन क्लाइमेट फाइनेंस इन बाकू? द चेंज वाज $300 बिलियन। हमने 100 बिलियन से जो है अपना कमिटमेंट बढ़ा के 300 बिलियन कर दिया था। ओके। ऑलराइट, सो ये जो सारी चीजें हैं, आई थिंक यस, एसबीटीआई साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। सो ये कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है और इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए चैरिटी। और ये क्या करता है, स्टैंडर्ड्स, टूल्स और गाइडेंस बनाता है कॉर्पोरेट्स को उनके क्लाइमेट टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। यू हैव नाइसिस। सो व्हाट इज नाइसिस? सो बेसिकली ये नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडी है, और ये ऑपरेट कौन करता है, इसरो करता है अलोंग विथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल डेटा। देन यू हैव इंटरैक्ट। व्हाट इज इंटरैक्ट? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक। सो ये लार्ज नेटवर्क ऑफ रिसर्च स्टेशन है विच इज फोकस्ड ऑन आर्कटिक। और ये क्या करता है, ये बेसिकली जो है कनेक्ट करता है एक दूसरे से, आइडेंटिफाई करता है, अंडरस्टैंड करता है, और डाइवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस इन द आर्कटिक रीजन। कौन फंड करता है इसको? ईयू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। This is funded by the European Union. Then finally, you have the MYAC, 1 Million Youth Action Challenge. So it is promoted by the One UN Climate Change Learning Partnership, UNCC Learn. Okay, so 1 MYAC, ये थोड़ा सा क्वर्की, इस टाइप के क्वर्क्स यूपीएससी एक क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है, ठीक है। सो 1 Million Youth Action Challenge, it aims to encourage the youth aged 10 to 30 years old to take concrete action for a sustainable future. Okay. And it works to promote 4 SDGs, Sustainable Development Goals, जिसमें SDG 6 होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, एंड फाइनली SDG 15 लाइफ और लैंड। What is UNCC Learn? It's a collaborative initiative of 36 multilateral organization जो हेल्प करती है कंट्रीज को टू बिल्ड देयर नॉलेज। ओके, सो ये याद रखिएगा, 1 MYAC, दिस इज बाय UNCC लर्न। ओके, इस टाइप के क्वर्की चीजें कभी कभार आ जाती हैं। ओके।